हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो एक आईपीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत सारे केसेस में डिस्कस होता है और एक लॉ स्टूडेंट के लिए या फिर जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या एक लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को डिटेल में समझेंगे और वीडियो के एंड के टाइम हम लोग उसको जो उसका कंपैरिजन होगा वो भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि होमिसाइड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप अपने व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे हो कि होमिसाइड जो है, होमिसाइड का बेसिकली मतलब यही होता है कि किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, होमिसाइड जो है वो दो वर्ड से मिलकर, दो जो वर्ड्स हैं उनसे मिलकर बना है, होमियो प्लस कैडर। होमियो मीन्स मतलब ह्यूमन बीइंग और कैडर मीन्स टू किल। ठीक है, तो अगर आप वाई लास्ट समझे तो होमिसाइड का मतलब यही हुआ कि किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग। और होमिसाइड को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि एक हो गया लॉफुल होमिसाइड, एक हो गया अनलॉफुल होमिसाइड। अब जैसा नाम सजेस्ट करता है कि लॉफुल होमिसाइड का मतलब ये ऐसी होमिसाइड जो जस्टिफाइड हो या फिर एक्सक्यूज बाय लॉ हो। ठीक है, तो अगर आप लॉफुल होमिसाइड को देखें और जो इसका फर्दर आप डिवीजन देखेंगे वो एक है एक्सक्यूजेबल और जस्टिफाइबल। और एक्सक्यूजेबल और जस्टिफाइबल ये कहाँ मेंशन्ड है फ्रेंड्स, आपने इंडियन पेनल कोड में पढ़ा होगा सेक्शन 76 से लेके 106 जो जनरल सेक्शंस की बात करता है, उसमें जो सेक्शंस कवर होते हैं वो बताते हैं एक्सक्यूजेबल और जस्टिफाइबल के बारे में। और अगर आप एग्जांपल की बात करें, अगर एक्सक्यूजेबल फैक्ट की बात करें तो उसका मतलब ये हुआ जैसे कि सेक्शन 76 है या फिर सेक्शन 80 मतलब कि एन एक्ट कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट या फिर एक्ट ऑफ अ चाइल्ड। जैसे आपने सुना होगा सेक्शन 82 टॉक्स अबाउट डॉली इनकैपेक्स। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई भी एक्ट जो कि एक 7 ईयर से बिलो के बच्चे ने किया है तो वो एक्सक्यूजेबल है। ठीक है, इसी तरह से जस्टिफाइबल। तो एक्सक्यूजेबल और जस्टिफाइबल में डिफरेंस ये हो गया कि एक ऐसा एक्ट जो कि एक्सक्यूज बाय लॉ है और जस्टिफाइबल मतलब कि ऐसा एक्ट जो कि लॉ के किसी सेक्शन के थ्रू जस्टिफाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई जज है जो कि एक जजमेंट के थ्रू किसी को कैपिटल पनिशमेंट देता है तो वो जस्टिफाइबल एक्ट हो गया, यानी कि सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी। इसी तरह से सेक्शन 78 जो बताता है कि एक जज के ऑर्डर पे जो उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो जिस एक्ट को फॉलो करते हैं तो वो भी जस्टिफाइड बाय लॉ है। तो ये तो बात हो गई फ्रेंड्स लॉफुल जो होमिसाइड होती है, लॉफुल जो होमिसाइड है वो दो तरह से कैसे डिवाइड होती है। इसी तरह से होमिसाइड का जो अदर पार्ट है वो है अनलॉफुल होमिसाइड। और जो सारी होमिसाइड जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कमिंग लेक्चर में और आगे वीडियो में, वो सारी अनलॉफुल होमिसाइड होती हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो मान लीजिए कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि ऐसी कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर के एम्बिट में आती है, यानी कि सेक्शन 300 के जो इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करती है वो मर्डर में कन्वर्ट हो जाती है और उसे कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर बोलते हैं। इसी तरह से होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299 इटसेल्फ, वो भी एक अनलॉफुल होमिसाइड है। ठीक है, इसी तरह से डेथ कॉज्ड बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। आपने फ्रेंड्स आईपीसी में जरूर पढ़ा होगा 304A जो बात करता है रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट की, वो भी एक तरह की होमिसाइड है जो कि अनलॉफुल होमिसाइड है। ठीक है, और अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड यानी कि 305 और 306 सेक्शन, साथ ही डेथ कॉज्ड बाय रैश एंड नेग्लिजेंट यानी कि 304A। तो ये चार तरह के जो मेजर पार्ट्स हैं, यानी कि चार तरह के जो मेजर होमिसाइड्स हैं, दे आर अनलॉफुल होमिसाइड। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कल्पेबल होमिसाइड के मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में, यानी कि सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी क्या बोलता है और किन चीजों को कवर करता है। तो फ्रेंड्स, जो सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी जो है उसके 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ए बी सी। तो सेक्शन 299A की आप बात करें तो ये कल्पेबल होमिसाइड को इस तरह से डिफाइन करता है जैसे बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ। आप क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस भी कहता है कि कोई भी एक्ट क्राइम नहीं हो सकता अगर उसमें मेंस ना हो। ठीक है, तो यानी कि मेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, यानी कि कहने का मतलब यही है कि इफ एन एक्ट इज डन बाय विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है, तो वो कवर होगा 299 के ए सब क्लॉज में। इसी तरह से इसका बी क्लॉज कहता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा एक्ट, उससे ऐसी बॉडीली इंजरी करी गई जिससे इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। अगर आप लाइकली वर्ड पे थोड़ा फोकस करें तो जब आप कंपैरिजन करेंगे 299 और 300 की, तो ये लाइकली वर्ड बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। कहने का मतलब लाइकली को अगर आप ग्रामेटिकली देखें, आप ऐसे देखें तो इट शोज
लोअर डिग्री, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे लाइकलीहुड है तो ये प्रूव करता है कि हाँ इंटेंशन और या बॉडीली इंजरी इस तरह की थी जिससे डेथ कॉज होगी, बट इतनी ग्रेव नहीं होगी, जो कि अभी हम आगे जब 300 पढ़ेंगे तो उसमें जब आएगी ये चीज। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 299 का बी सब क्लॉज। इसी तरह से सी सब क्लॉज जो है वो कहता है विद द नॉलेज दैट वन इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। जो सी सब क्लॉज है वो इंपॉर्टेंट ऐसे हो जाता है फ्रेंड्स, इसमें नॉलेज मैटर करती है, यानी कि 219 का सी सब क्लॉज जो है इसमें कोई एक्ट ऐसा एक्ट किया गया है जिससे जो एक्ट जो डूअर है उसे इस चीज की नॉलेज है कि मेरे इस एक्ट से डेथ कॉज हो सकती है, तो वो कवर होगा फ्रेंड्स सेक्शन 299 के सी सब क्लॉज में। अब एक बार जल्दी से हम इसकी क्या नाम पनिशमेंट की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर 299 का किसी कोई पर्सन अगर कोई अक्यूज 299 के अंदर अगर चार्ज होता है, तो अगर वो ए या बी में फॉल करता है उसका जो केस है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट जो होती है वो सेक्शन 304 में मेंशन्ड है। ठीक है, विच इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 10 years प्लस फाइन। ठीक है, इसी तरह से जो सी सब क्लॉज है, यानी कि जब नॉलेज वाली बात आती है तो वहां पे इम्प्रिजनमेंट जो है वो 10 years प्लस फाइन और बोथ हो सकता है। और अगर इम्प्रिजनमेंट की बात करें कि किस सेक्शन में मेंशन्ड है, तो सेक्शन 304 टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। आप बात करते हैं फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम मर्डर की बात करें, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आप जो एक डायग्राम देख रहे होंगे अपने साइड, उसका मतलब ये है कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर्स। कहने का मतलब ये है कि जो भी अगर कोई जब 300 सेक्शन में जब मर्डर की हम बात करते हैं, तो हर तरह जो मर्डर्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहीं ना कहीं 299 के इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करते ही हैं। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि मर्डर जो है वो एक छोटी कैटेगरी में आएगा, जैसे इसलिए उसको अंदर रखा गया है, और कल्पेबल होमिसाइड एक लार्जर कैटेगरी में है। ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड्स बट नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, इसी तरह से जब आप बात करते हैं कि सेक्शन 300 डील्स विद मर्डर, ये आपको मैंने बता दिया कि 299 में कल्पेबल होमिसाइड होता है और सेक्शन 300 टॉक्स अबाउट मर्डर। तो मर्डर इंक्लूड्स कल्पेबल होमिसाइड बट अ कल्पेबल होमिसाइड मे और मे नॉट अमाउंट टू मर्डर। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मर्डर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड तो होगा ही होगा, बट कल्पेबल होमिसाइड तभी मर्डर होगा जब वो मर्डर के सेक्शन 300 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं और एक्सेप्शन से बच के अगर वो आता है तभी वो मर्डर बनेगा, बट कल्पेबल मतलब जो मर्डर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड होगा ही होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 300 की बात करें, तो सेक्शन 300 का जो ए सब क्लॉज है और 299 का ये सब क्लॉज है, दे आर सिमिलर। ठीक है, उसी तरह से सेक्शन 300 का डी सब क्लॉज जो है which says intention to cause bodily injury knowing that the injury cause is likely to cause death। It's also similar, but हाँ सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैंने क्लास में भी पढ़ लिया, कॉलेज में भी पढ़ लिया, वो क्या है कि 299 पढ़ लिया, 300 पढ़ लिया, बट लगता सिमिलर ही है। और हाँ ये सिमिलर है भी काफी हद तक, ऐसा नहीं है कि आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ये 299 ये 300। आज भी ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में 299 300 पे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, और इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस कि मान लीजिए किसी केस में किसी चीज को 299 में डाला गया है तो कोई बड़ी बात नहीं उसे 300 में दे दिया जाए। वो डिपेंड करता है कि आर्ग्यूमेंट किस तरह से हुए हैं और सारे इंग्रेडिएंट बड़े अच्छे से फुलफिल हो रहे हैं। हाँ, जो मेजर डिफरेंस आता है वो ये है कि एक तो इंटेंशन की ग्रेविटी, यानी कि 299 में जो भी इंटेंशन है या 300 में जो इंटेंशन है उसकी ग्रेविटी बहुत मैटर करेगी। इसका मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि मान लीजिए किसी पर्सन ने एक किसी कम इफेक्टिव चीज, कोई ऐसा कोई हथियार था जो इतना डेडली नहीं है, कोई ऐसा वेपन जो डेडली नहीं है, उससे किसी को ऐसी जगह पे मारा जिसकी जगह पे उस हथियार का जो मतलब वो उस पे वो होगा प्रहार, उससे वो मरने की चांसेस कम है। तो ये थोड़ा सा आपको अपने आप ये चीज दिखाई देगी कि वो सेक्शन 299 के ही अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा नाइफ है जो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, और उससे किसी ऐसे पार्ट पे जो वाइटल पार्ट नहीं है आपकी बॉडी का, उससे कोई किसी पे अटैक करता है, तो उससे ये आप इन्फर कर सकते हो कि उस पर्सन की जिसने ये एक्ट किया उसे मारने की जो उसकी इंटेंशन नहीं थी। ठीक है, तो ये बात हो गई कि जो इंटेंशन की जो ग्रेविटी है वो ये हो गई। साथ ही जो एक्ट का ग्रेव नेचर है वो भी बहुत मैटर करता है कि एक्ट कैसे किया गया है। अब किसी के आपने मतलब हार्ट पे एक बहुत ही धारदार चाकू से या फिर किसी गन से आपने किसी को फायर किया है, तो ये अपने आप में ये चीज प्रूव करता है कि जो एक्ट है वो सच में इतना डेंजरस है या इतना ग्रेव है कि इट विल फॉल अंडर सेक्शन 300। ये एक लेमन लैंग्वेज में अगर आप समझे तो ये मेन डिफरेंस हो गया। ठीक है, इसी तरह से सेक्शन 300 का जो सी सब क्लॉज है
which says intention to causing bodily injury sufficient in the ordinary course of nature to cause death. अब ये देखिए, ये जैसे मैंने बोला था कि लाइकली वर्ड को आपने ज्यादा उस पर एम्फसाइज करना था, इसी तरह से सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अब ये इस चीज से अगर जो आप 6 क्लॉज देखेंगे उसमें कहता है कि सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अब सफिशिएंट वर्ड को अगर आप लाइकली वर्ड से कंपेयर करो तो सफिशिएंट इटसेल्फ सेज दैट कि कोई ऐसा है जो अपने आप में सफिशिएंट है, उससे ये चीज अपने आप प्रूव होती है कि अगर ये एक्ट कॉज होगा तो डेथ होगी ही होगी। ठीक है, तो ये सारा एक आप जब थॉरली रीडिंग करेंगे ना इंग्रेडिएंट्स को और अच्छे से इंटरप्रिटेशन का करेंगे, लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे या फिर उनका क्या ऑब्जेक्ट है उस तरह से देखेंगे अगर आप, तो सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, यानी कि जो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है उस चीज से ये सफिशिएंट है, वो एक एक्ट जो है वो इटसेल्फ इतना जो सफिशिएंट है कि इससे डेथ कॉज होगी ही होगी। ठीक है, इसी तरह से जो 300 का डी क्लॉज है, नॉलेज दैट द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट विल कॉज डेथ और बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ एंड सच एक्ट शुड बी विदाउट जस्टिफिकेशन। अब जैसे बताता हूं मैं इसका एग्जांपल, अगर आप डी क्लॉज की बात करें, फॉर एग्जांपल की एक बहुत क्राउडेड प्लेस है और किसी पर्सन ने बुलेट से, मतलब कोई ऐसी गन जो बिल्कुल बुलेट से लोडेड है और उसने अंधाधुंध किसी के ऊपर चला दी। ठीक है, मतलब क्राउड में उसने इस तरह से गोली चला दी, तो उससे ये चीज ये अपने आप में प्रूव होती है कि ये जो एक्ट था वो सच में इतना, जैसे ये कह रहा है जब डी क्लॉज, नॉलेज दैट द एक्ट इज सो एमिनेंटली डेंजरस दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट विल कॉज डेथ और बॉडीली इंजरी, कि उस पर्सन को जो ये एक्ट कर रहा है उसको ये नॉलेज है कि ये मैं करने वाला हूं एक्ट, या मैंने जो एक्ट कर दिया है वो अपने आप में ही इतना ज्यादा ग्रेव और इतना ज्यादा सीरियस है कि इससे डेथ कॉज होना तो एक अल्टीमेट रिजल्ट है ही। ठीक है, अब क्या होता है फ्रेंड्स कि सेक्शन 300 में ये जो मेन इंग्रेडिएंट्स हो गए, मगर कब ऐसा होगा कि सेक्शन 300 में कोई चार्ज हुआ है फिर भी वो बच सकता है, तो वो बात करते हैं आपके एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 300। ठीक है, अगर आप एक्सेप्शंस की बात करें तो देयर आर 5 एक्सेप्शंस इन सेक्शन 300। ठीक है, पहला एक्सेप्शन है वेयर द एक्ट इज डन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अब क्या होता है फ्रेंड्स, अब ये समझिए कि मान लीजिए 2 लोग हैं, एक पर्सन ऐसा है जिसने किसी को मारा है और एक इसकी डेथ हुई है, तो जिसकी डेथ हुई है उसका ही एक्ट ऐसा था कि जिसकी वजह से जो सामने वाला पर्सन था जिसने मारा है वो इतना प्रवोक हो गया कि वो जो अपना मेंटल कैपेसिटी है वो खो दी उसने, और उसके तौर पे उसने ऐसा कोई एक्ट कर दिया जिससे डेथ क्रॉस हो गई। मगर हाँ, ये नहीं है कि आप इसको कैसे भी एक्सरसाइज करोगे। सेक्शन जो एक्सेप्शन 1 है उसके भी कुछ कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल कि जो सडन प्रोवोकेशन है वो वॉलंटरली नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने खुद ही मैं प्रोवोक हो गया और खुद ही मैंने किसी को मार दिया, बाद में जस्टिफाई कर रहा हूँ कि हाँ मैं प्रोवोक हो गया था। ऐसा नहीं है कि प्रोवोकेशन कैसा होना चाहिए, जिसकी आप डेथ कॉज कर रहे हो उसके द्वारा प्रोवोकेशन होना चाहिए, इनवॉलंटरली होना चाहिए। कोई वॉलंटरली नहीं होना चाहिए कि आप खुद ही करके और बाद में कोर्ट को बेवकूफ बनाने के लिए आप बोलते हो कि हाँ ये सडन प्रोवोकेशन था। ये बात हो गई पहले सेक्शन की। इसी तरह से जो दूसरा एक्सेप्शन है वो है वेयर द एक्ट इज डन इन एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, जो आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पढ़े होंगे उसमें ये बोलता है कि प्राइवेट डिफेंस जो होता है उसकी भी एक सर्टेन कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल कि प्राइवेट डिफेंस आप अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसको आप उसी तरह से एक्सरसाइज करोगे। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर आपको कोई आप पे अटैक किया है तो ये नहीं है कि उसने आपको एक डंडे से मारा और आपने उसको गोली मार दी। कि प्राइवेट डिफेंस इस तरह से एक्सरसाइज किया जाता है कि जो दोनों का जो नेचर है ना वो इस तरह का होना चाहिए कि जितना आपको हार्म हुआ है और उतना ही आप उसको प्राइवेटली उसको मतलब परफॉर्म करते हो कि उस चीज को बचाने के लिए उतना ही एक्ट करते हो जितना आपको इंजरी हुई है। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा भी है कि सपोज करिए आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे आप किसी की हेल्प ले सकते हो या पुलिस अथॉरिटी की हेल्प ले सकते हो, उसके बावजूद भी आपके पास टाइम भी था, सफिशिएंट टाइम था कि आप जहां पे हेल्प ले सकते थे किसी अथॉरिटी की या किसी थर्ड पर्सन की, आपने नहीं ली और आपने रेंज में उस चीज का मतलब कहीं से रिवेंज टाइप से ले लिया, तो वो प्राइवेट डिफेंस रिवेंज की बात नहीं करता है। प्राइवेट डिफेंस एक ऐसा एक्ट होता है कि मतलब अगर आपको कुछ होने वाला है उसको बचाने के लिए, ठीक है, उसको बचाने के लिए कोई एक्ट करते हो, ना कि उसका बदला लेने के लिए। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि वेयर द एक्ट इज डन इन एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मतलब आप जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है उसको आपने एक्सीड कर दिया, उसकी लिमिट को एक्सीड कर दिया, तब वो आपका एक्सेप्शन नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह से थर्ड पॉइंट है वेयर द एक्ट इज डन इन एक्सीडिंग द राइट ऑफ पब्लिक सर्वेंट और इन एडिंग अ पब्लिक सर्वेंट। मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट है
जैसे आपने देखा होगा कि पब्लिक सर्वेंट्स को की ड्यूटी होती है कि मान लीजिए अगर कोई कुछ कहीं ऐसा क्राइम हो रहा है तो उनको एक सर्टेन कंडीशंस होती हैं कि इस तरह से आपको उस चीज़ को रोकना है, डायरेक्ट किसी शूट नहीं कर देना है, ठीक है। मान लीजिए आपने देखा अनलॉफुल असेंबली भी कभी होती है, तब भी पुलिस वाले पहले वार्न करते हैं, पहले मान लीजिए गैस के आंसू छोड़ रहे हैं या फिर लाठी चार्ज कर रहे हैं, बट ये नहीं है कि सीधे गन निकाली और मार दी। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपनी ड्यूटी अगर कर रहा है तो उसको भी अपनी जो प्राइवेट डिफेंस की जो कंडीशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसको एक्सीड नहीं करना है, ठीक है। तो अगर वो ऐसा करता है तो वो एक्सेप्शन में फॉल नहीं होगा, और अगर वो विद इन द लिमिट करता है तो वो डिफेंस ले सकता है। इसी तरह से वेयर द एक्ट इज डन इन सडन फाइट विदाउट प्री मेडिटेशन। अब होता क्या है फ्रेंड्स कि मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि सडन फाइट ऐसी हुई, तो सडन फाइट में भी का भी एक्सेप्शन के तौर पे डिफेंस लिया जा सकता है। बस वही कंडीशन वाली बात है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद से आपने पहले एक्ट किया है। वो सडन फाइट मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो आपके हाथ में ही नहीं चीजें कि उस तरह से हुई और वो उसका आप कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है। इसी तरह से जो फिफ्थ एक्सेप्शन है वेयर द एक्ट इज डन विद द कंसेंट ऑफ डिसीज्ड ऑफ द एज ऑफ अबव 18 ईयर्स। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जैसे कुछ यूथनेसिया वगैरह के एग्जांपल आ जाते हैं कि जहाँ पे खुद पर्सन जो है वो कंसेंट देता है किसी चीज़ की कि हाँ ही सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइफ, ठीक है। तो ये जो बात हुई फ्रेंड्स एक्सेप्शन की, यानी कि 300 जो सेक्शन मर्डर जो बात करता है उसका हमने कंपैरिजन भी कर लिया, 299 क्या था हमने वो बात कर ली, और किन एक्सेप्शंस की बात करता है सेक्शन 300 हमने इसकी बात कर ली। तो 300 में कोई पर्सन तभी लायबल होगा जब वो एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा, ठीक है, और ये इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे होंगे तो वो सेक्शन 300 में लायबल होगा। और 300 की जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 302 में दी गई है। सेक्शन 299 की पनिशमेंट जो है वो 304 में दी गई है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, और अगर आपका कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।